वेलकम इन जीसीए डिजिटल एकेडमी। सीएस के स्टूडेंट्स का आनंद सर की तरफ से स्वागत है। सीएस ईईटी ये अपना कोर्स है। पुराना सीएस फाउंडेशंस के जगह पे अभी सीएस ईईटी आ गया है ना। ये सबको पता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चलो, लॉकडाउन की वजह से हम लोग एक फेस टू फेस क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और भी कितने दिन लग सकते हैं, गवर्नमेंट ने अभी क्लियर आइडिया दिया नहीं है। सबका शुरू होने के बाद अपने भी क्लासेस अपन शुरू करेंगे, लेकिन तब तक गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएस एग्ज़ाम्स प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है। सीएस एग्ज़ाम में जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बैठते हैं, तुम जैसे एक्टिव स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनके लिए 2-2 3-3 महीने खाली रहना मतलब बहुत बड़ा लाइफ का टाइम वेस्टिंग है। इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ द टाइम इन द लाइफ। चलो, तो हम लेटेस्ट स्टार्ट। 4 सब्जेक्ट वाला सीएस ईईटी है, जिसको अपन फाउंडेशन बोलते थे पहले, फर्स्ट स्टेज बोलते थे। वो है 4 सब्जेक्ट्स वाला। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, कैरीज द 50 मार्क्स। यादव सर ने ले लिया है। दूसरा सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, कैरीज द 50 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स एंड बीसी इज द थर्ड सब्जेक्ट, कैरिंग द 50 मार्क्स। It also carries the 35 questions. Fourth is the current affairs. It carries only 20 marks. Only 20 marks. So 50 for BC, 50 for legal aptitude, 50 for economics and BE, business environment, and 20 for current affairs. It total is 170, 170 मार्क्स का पूरा पेपर आ जाता है। और उसमें प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल पकड़ के 30 मार्क्स और ऐड कर लो तो 200 मार्क हो जाते हैं। इसमें से पहला सब्जेक्ट आपका लगभग हो चुका है, बीसी। दूसरा सब्जेक्ट जो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत ही सुपर करिकुलम्स हमने बनाया, मुझे ICSI ने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। और ये इतना बढ़िया सिलेबस है कि इसमें आपको कभी मान लो सीएस के अलावा भी कुछ करना रहा, LLB एंट्रेंस देना रहा, तो उसमें भी ये सब सब्जेक्ट्स काम में आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद में आप LLB करना चाहते हो, उसमें भी ये काम में आता है। आप MBA के एंट्रेंस देना चाहते हो तो MBA के एंट्रेंस में भी ये काम में आता है। MBA के एंट्रेंस में भी काम में आता है। उसके बाद में आप अगर कुछ सिविल एरिया में जाना चाहते हो, जैसे MPSC है, UPSC है, स्टाफ सिलेक्शन है ना, कलेक्टर की एग्ज़ाम है, IAS IPS वगैरह, उसमें भी ये सब्जेक्ट काम में आता है। देखो, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इतने बढ़िया कंटेंट्स है उसके, है ना, बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स है। तो आप कहीं पे भी जाओ, ग्रेजुएशंस के बाद में भी करो, कुछ MBA की एंट्रेंस भी दो, कुछ भी दो, एवरीवेयर वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना, ये सब आपको काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो यू आर ऑल्सो लकी अलॉन्ग विथ मी। मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है ये सब्जेक्ट, तो मैं भी लकी हूँ। और आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप भी बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने जो जो लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खास करके, टॉर्ट्स, इसमें के जो कंटेंट्स बोल रहा हूँ मैं, वो मैंने LLB में सीखे, ग्रेजुएशन होने के बाद LLB में सीखे, जो आपको 12th के बाद या 12th में अपियर होने के बाद सीखने को मिल रहे हैं, है ना। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिलेबस। ओके, अपन अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सिलेबस। आप देखो, इसमें सब्जेक्ट का नाम है ऑनलाइन क्लासेस सीएस फाउंडेशन। अभी अपन सीएस ईईटी बोलते हैं उसको। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट का नाम है। ओके, स्क्रीन पे देखो चैप्टर क्या क्या है उसमें। आपके पास PDF भी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना शुरू करो। इसमें मेनली 8 टॉपिक्स है। आठों भी टॉपिक इतने ब्यूटीफुल है, 8 भी टॉपिक इतने बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं आपको बोर नहीं होगा। और आपको इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हर एक भारतीय नागरिक को मालूम होना ही चाहिए, चाहे आप डॉक्टर फील्ड में जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, पॉलिटिकल लीडर रहो, टीचर रहो, कॉमर्स में रहो, मत रहो, लॉ में रहो, एवरी पर्सन मस्ट फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबसे 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 बड़ा किताब है लॉ में, जिसके हिसाब से भारत चलता है। सबसे लॉ का किंग है वो। जितने भी लॉज बने हैं,
कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, कभी कंपनी एक्ट बना है, कभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना है। सारे कायदे कानून जो बनते हैं, कभी गवर्नमेंट बनती है, कभी गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देती है, इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राज्यपाल, इतनी सारी मैकेनिज़्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ही दी हुई है पूरी, है ना। जैसे हर धर्म में एक एक किताब रहती है धर्म का आचरण करने के लिए। हिंदुओं में खास करके गीता को महत्व है ना। क्रिश्चियंस में बाइबल को इम्पोर्टेंस मिलता है। एक आधे मुस्लिम सोसाइटी में खास करके कुरान को ही मान्यता है, मेनली मानते हैं वो। तो ऐसे सभी इसमें, है ना। सिख में भी कुछ गुरु ग्रंथ साहब वगैरह है। तो हर एक धर्म में जो जो एक होली किताब है, वो भी मतलब उनके लिए पवित्र किताब है, पावन है, वैसे हर भारतीयों के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, कास्ट के लिए, क्रीड के लिए, कलर्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक होली बुक होना चाहिए या है ना। भारत का संविधान जिसको बोलते हैं, भारत का संविधान बोलते हैं। दूसरा है एलिमेंट ऑफ जनरल लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉर्च है। टॉर्च भी बहुत, टॉर्चर ये शब्द से टॉर्च को मिलता जुलता है। तीसरा एलिमेंट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, सीएस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यूज़ है। चौथा कंपनी लॉ का एलिमेंट्स है ना। कंपनी लॉ इतना डीप है ना, तो उसका एक एलिमेंट्स है, एक प्राइमरी है, टाइटल सॉन्ग थोड़ा सा ओवरव्यूज़ है। लीगल रीजनिंग है ना, वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। एलएलबी फाइनल में हुआ करता था लीगल रीजनिंग, खास करके इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, यानी सेंटेंस को कैसे समझना, एक आधे सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकालना, मे, मस्ट, कैन, कुड, शल, ऐसे जो ग्रामेटिकल कुछ वर्ड्स है उसका कैसे प्रॉपर मीनिंग लेना। मे, माइट, मस्ट, लॉ के रीजनिंग है वो। लॉ का पीछे का जो है, वो जो बिटवीन द लाइन बोलते हैं अपन, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो लॉजिक्स को डेवलप करेगा। आपकी वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, बहुत ही बढ़िया करिकुलम है। ओके, तो आप शुरू करेंगे लीगल एप्टीट्यूड ए सेक्शन। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत होती है प्रीएम्बल से, है ना। जैसे देखो हर किताब की शुरुआत एक आधे प्रीफेस से होती है। हर किताब की शुरुआत कुछ ऑथर के व्यूज़ होते हैं ना, जो लिखने वाले ऑथर्स होते हैं, उसके व्यूज़ को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। उसके व्यूज़ को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं। ये प्रीएम्बल इतनी इतनी ज़बरदस्त पोएम बोलो उसको, मुझे बहुत ही बढ़िया एक पोएम बोलना से अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है ये, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एक एक शब्द देखो आप उसका, गोल्डन वर्ड है, गोल्डन वर्ड है, सोने के अक्षरों से लिखा जाने वाला वर्ड है। कौन सा? प्रियम्बल। और प्रियम्बल में मुझे प्रीफेस जो है, टाइटल सॉन्ग बोलेंगे एक आधे किताब का, मूवीज़ का, वैसे टाइप है ये प्रियम्बल। और प्रियम्बल में उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में हम क्या चाहते हैं वो दिया है। आप देखो फिर से शॉर्ट में समझ लो, अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप से, इसलिए डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, तो अपने को थीम समझनी चाहिए, हर पेज का, हर पैराग्राफ का मतलब समझना चाहिए। तो प्रियम्बल क्या है? व्हाट इज़ प्रियम्बल? प्रियम्बल हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए, जितनी बार पढ़ूंगा मैं उतनी बार मुझे नए टाइप से समझ में आती है। और एक प्रियम्बल पे किताबें लिखी जाती है इतनी सारी पेजेस की, इतना अच्छा प्रियम्बल है। आप पहला पैराग्राफ देखो और आखिरी का पैराग्राफ देखो, ज़बरदस्त पैराग्राफ है। मैं पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग भी समझाता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो वी बोला है, आई नहीं, यू नहीं, ही नहीं, शी नहीं, इट नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग भारत के नागरिक, हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व, हम ये रिजॉल्व करते हैं, सॉलमनली मतलब एक मत से, एक वाक्यता से हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करते हैं मतलब डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। आप देखो एक एक शब्द जो कैपिटल में लिखे हैं, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या? जिस पे इंटरनल कंट्रोल नहीं है और एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। मुझे कंट्रोल नहीं है मतलब अननेसेसरी कंट्रोल नहीं है, है ना। भारत के ऊपर
ना कोई बाहर की शक्तियाँ कंट्रोल करती है, एक आधा अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, एक आधा रशिया, एक आधा फ्रांस चाइना कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। या अंदर से भी कोई एक आधी राज परिवार है, राजघराना है, या कोई संस्था है वो कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। सॉवरेन है, अंदर से भी स्वाधीन, बाहर से भी स्वाधीन, इंडिपेंडेंट, सार्वभौम, उसको सॉवरेन बोलते हैं। यानी नो कंट्रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अननेसेसरी कंट्रोल नहीं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म को कि भाई हिंदू को महत्व दो, मुस्लिम को कम दो, या मुस्लिम को इम्पोर्टेंस दो, वाइस वर्सा हिंदू को कम दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं उसको। तो आप देखो, हम सब लोग भारत के नागरिक आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज से हमारा भारत सॉवरेन रहेगा, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, मुझे समाज को महत्व रहेगा, किसी एक फैमिली को, व्यक्ति को नहीं। सेक्युलर रहेगा, सेक्युलर रहेगा मतलब धर्मनिरपेक्ष रहेगा, किसी एक जाति को, धर्म को हम महत्व नहीं देंगे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोगों ने लोगों के लिए चुनी हुई सरकार यहाँ पे काम करेगी। और क्या क्या सिक्योर करना है? ऑल सिटीजन के लिए। ऑल सिटीजन मतलब मेल रहो, फीमेल रहो, चाइल्ड रहो, अडल्ट रहो, किसी भी कैसे भी कंडीशन में रहो, हैंडीकैप रहो, उन सबको हम सिक्योर करना चाहते हैं। किससे सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस। किससे सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एक फ्रीडम, फ्रीडम। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, सिमिलैरिटी, इक्वालिटी, है ना, भेदभाव नहीं। और फ्रैटर्निटी मतलब बंधुता, एक बंधुत्व म्हणजे ब्रदरहुड जिसको बोलेंगे अपन, एक भाइयों के रिलेशंस आपस में, एक सेम काम करने वाले, सेम एज के लोग, एक फ्रैटर्निटी रहेंगी, उनमें एक बंधुता रहेगी, यानी ब्रदर्स रहेंगे सब। पर उनके सामने क्या लिखा है देखो, जस्टिस, न्याय। किस लेवल पे न्याय? सोशल लेवल पे, समाज लेवल पे, कि सबको पानी पीने का, भरने का हक रहेगा, सबको सभी रिसोर्सेज यूज़ करने के अधिकार रहेंगे। एक गार्डन रहा, म्यूज़ियम रहा, ग्राउंड रहा, पब्लिक का रोड रहा, वो सभी को यूज़ करने का फ्रीडम रहेगा, जस्टिस रहेगा सोशल लेवल पे। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक भी है, और पॉलिटिकल लेवल पे भी, यानी सभी को राजनीति में आने का, सभी को पीएम बनने का, सीएम बनने का मौका मिलेगा। आप कुछ भी इलेक्शंस में खड़े रह सकते हो, आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि आपकी कास्ट कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, बहुत अननेसेसरी बातें आपको पूछेंगे नहीं। तो जस्टिस मिलेगा आपको समाज लेवल पे, पैसे के लेवल पे, राजनीतिक तौर पे। लिबर्टी रहेंगी। लिबर्टी तो इतना बढ़िया क्लॉज है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। काय का फ्रीडम रहेगा? थॉट का, थॉट का। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी मतलब एक लिमिट में, कानून के मर्यादा में रह के मैं कुछ भी सोच सकता हूँ कि मैं कभी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरे पास 10 हेलीकॉप्टर रहेंगे, 4 प्लेन रहेंगे, कुछ भी सोच सकता हूँ मेरे लिमिट्स में, यानी दूसरे को हर्ट ना करते हुए। और मैं किसी भी लेवल पे कुछ भी सोच सकता हूँ। उसके बाद में एक्सप्रेशंस का लिबर्टी रहेगा। एक्सप्रेशन मतलब उसको एक्सप्रेस करूँगा मैं, कभी न्यूज़पेपर में छापूंगा, कभी मैं बच्चों के सामने, लोगों के सामने मेरा ओपिनियन दूंगा, है ना। और कैसे भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, माइक पे, टीवी पे, किसी के सामने, कोई मुझे रोकेगा नहीं कि तुम ऐसा मत करो करके। बिलीफ, बिलीफ मतलब किसी भी जाति को, धर्म को, प्रोसेस को, या किसी भी तौर तरीके को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, सिर्फ जो दूसरे को हर्ट ना करने वाला होना चाहिए, उसको बोलते हैं बिलीफ। फेथ, यकीन रख सकता हो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी गॉड में, किसी भी डीटीज़ में, किसी भी व्यक्ति में, या किसी भी पद्धति में मैं यकीन रख सकता हूँ। एंड वर्कशिप, पूजा करना, नमाज अदा करना, या प्रेयर करना, या कुछ भी गॉड का अपन अपने मन से कर सकते हैं। यानी सब चीज़ों की आज़ादी रहेगी भारत में। हम बोलेंगे नहीं कि सिर्फ इसी धर्म को मानो, हम बोलेंगे नहीं इसी गॉड को फॉलो करो, हम बोलेंगे नहीं, या मुझे कोई गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं कि इसी व्यक्ति को आप पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। होता है कभी कभी, जैसे मैं एक फॉरेन में एक जगह देखा हूँ कि वहाँ पे सब गाड़ियों में उस राजा का
फ़ोटो रहना चाहिए, राजा का खिलाफ कोई बोल नहीं सकते। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको लिबर्टी है। देखो ना कितना लिबर्टी है। एक छोटा सा चाय बेचने वाला व्यक्ति म्हणजे नरेंद्र मोदी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, है ना। मुझे कोई भी कुछ भी बन सकता है अगर तुम में कैपेसिटी है तो। अच्छा, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो भी एखादा कॉमन व्यक्ति जो नॉन मैट्रिक भी है, 10वीं पास नहीं हुआ ठीक से, कमाता ढमाता नहीं, वो भी उनको एक लिमिट में रह के क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने एक देश में देखा कि ऐसा अगर बोले तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है कि हमारे राजा को ऐसा बोला, हमारे सरकार को ऐसा बोला। यहाँ आपको लिबर्टी है एक्सप्रेशन की। आप देखो ना, रोज़ न्यूज़पेपर में 10 लोग फेवर में रहते हैं, 15 लोग अगेंस्ट में रहते हैं, या कुछ फेवर अगेंस्ट चलते रहता है। सोशल मीडिया में भी कुछ लोग सरकार के विरोधी पोस्ट डालते हैं, कुछ कांग्रेस को फेवर करते हैं तो कुछ बीजेपी को फेवर करते हैं, कोई और दूसरे पार्टी को भी फेवर करता है। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता कि सिर्फ देश में एक पार्टी चलेगी, सिर्फ देश में एक ही व्यक्ति का गुणगान गाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आप समझ रहे ना, एकदम कूल माइंड से समझ लो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही बढ़िया है ना। मुझे भी लग रहा है कितना समझाओ कितना नहीं, पर एक लिमिट्स में ही मैं रखता हूँ उसको। इक्वेलिटी, सब में समानता, है ना। काय की समानता? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बंधुता, सब में बंधुत्व कायम रहना चाहिए, यानी ब्रदरहुड जिसको बोलेंगे अपन, सब भाईचारा कायम रहे सभी में, ये भी एक उन्होंने बोला है। और लास्ट का पैराग्राफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली, दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, हम सब लोग हमारे असेंबली में, ये मीटिंग्स में जो 26 नवंबर को हुई 1949 के, उस मीटिंग में एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी हम ही स्वीकार कर रहे हैं। हमने ही प्रपोजल दिया और हम ही स्वीकार कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ, और हमने ही हमको दिया है, हम ही हमको दे रहे हैं। गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? हमने ही हमको दिया। हम बोल नहीं सकते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, नहीं। हाँ दिया उन्होंने, बनाया उन्होंने, इनिशियल मुझे वो टीम ने किया पूरा सारा काम, पर लिखते वक्त उन्होंने कितना महान कार्य किया। देखो कि हमने ही हमको दिया है वो, है ना, हमने ही हमको दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पोएम जैसी है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस का एक ग्लास बता रही है, मुझे मिरर है ये। और हम क्या चाहते हैं, जैसे एक आधे टाइटल सॉन्ग में बहुत बार उस सीरियल का, उस एपिसोड्स का, या उस मूवीज़ का थोड़ा फार कल्पना या आइडिया आ जाती है, तो वो प्रियम्बल हो गया। वैसे टाइप इसका प्रीएम्बल, यानी प्रीफेस है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीफेस है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम जस्टिस लाएंगे, हम लिबर्टी लाएंगे, है ना, न्याय, हम ब्रदरहुड लाएंगे, हम इक्वालिटी लाएंगे, किसी के इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें हमने प्रीएम्बल में देखी है। प्रीएम्बल भले ही 1949 में आई नवंबर के, ये इनैक्ट हुई, फिर भी उसे लागू करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पार्लियामेंट, फिर इलेक्शंस, फिर वो जो सब सिस्टम्स थी, वो सारी सिस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन आया, और तब से ये फोर्स में आई। भले ही कुछ सैंक्शंस पहले ही हुआ है, लेकिन सैंक्शन होने के बाद भी वो जो चीज़ है वो हमने अडॉप्ट करने को थोड़ा सा टाइम लगाया। कब? 1950 के 26 जनवरी को। इसीलिए 1950 से 26 जनवरी रिपब्लिक डे करके हम मनाते हैं। तुम सवेरे नहा धो के ध्वज लहराने जाते हैं, फ्लैग होस्टिंग करने जाते हो, तो वो 26 जनवरी का दिन, उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, है ना। उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, एप्लीकेबल हुआ, काम में आया, फोर्स में आया, लेकिन एडॉप्ट जो है वो उसके पहले ही किया है ना, इसीलिए ऐसा बोला है। ये हो गई उसकी प्रीएम्बल।
अब उसकी इंट्रोडक्शन देखो, लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन से उसकी, उस इंट्रोडक्शंस में उन्होंने बेसिकली क्या कहा है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ता हूँ क्योंकि अपना जो क्वेश्चंस है ना वो डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, और थोड़ा फास्ट भी पढ़ा तो आपको समझ जाएगा, है ना, और आपको बोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर अगर बोर हो गया तो तुम सुनना छोड़ दोगे, है ना, तो वो होना नहीं है। यहाँ तो कैसा, मैं छुट्टी नहीं दूंगा, पर यहाँ पे तुम ऑफ करके बैठ जाओगे तो क्या, इसलिए मैं आपको उसका व्यूज़ बता रहा हूँ जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, पहले पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, आप देखो पहला पैराग्राफ तुम्हारे सामने है इंट्रोडक्शंस का, वो आपको एक बीच में देखो जो दिया है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस आर कंटेन इन द प्रियम्बल द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये जो पहला पैराग्राफ है वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फादर का जो मुझे पूर्वज थे हमारे, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, उनका क्या दिखता है, व्यूज़ दिखता है, विजन दिखता है कि भारत कैसे होना चाहिए, और भारत कैसे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दो चीज़ों का बहुत अच्छा सहारा दिया है। एक फंडामेंटल राइट, हमारे मूलभूत अधिकार, कि ये अधिकार सब व्यक्तियों को होना ही चाहिए, भारत का हर एक नागरिक को वो अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट। और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो, तीन चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, सोल है, हार्ट है, ब्रेन है और मेन पॉइंट है। कौन से तीन चीज़ें पता है, कौन सी तीन चीज़ें? तो सबसे पहली चीज़ है एक प्रियम्बल, प्रियम्बल, दूसरी चीज़ है फंडामेंटल राइट, और तीसरी चीज़ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें से आप प्रियम्बल देख चुके हो, प्रियम्बल में बोला है कि हम सब नागरिकों के लिए समता रखेंगे, मुझे यूनिटी रखेंगे, इक्वालिटी रहेंगे, ब्रदरहुड का पालन करेंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, पैसे के लिए भी नहीं करेंगे, राजनीति के लिए नहीं भी करेंगे, सोसाइटी में, समाज में भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो बोला है उन्होंने। दूसरी वैसी चीज़ है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब ये मूलभूत अधिकार, है ना, हम देखने वाले हैं, हमारे टॉपिक में है वो फंडामेंटल राइट, है ना, जैसे राइट टू एजुकेशन, कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी ये कंपलसरी तो नहीं है, पर डायरेक्शन दिया है कि ये तुमको करना है करके, स्टेट के लिए वगैरह, मुझे खास करके राज्य सरकारों के लिए दिया है। ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ देखो, द विजन of socio-economic change through constitution is reflected in the preamble। preamble में हमने क्या बोला है, विजन दिया है। the preamble express the ideals and aspiration of renaissance India, independence emerging out of a long period of foreign domination। इतना लंबा पीरियड रहा फॉरेन डोमिनेशंस का, अंग्रेज थे 150 साल, उसके पहले पोर्तुगालीज थे, और कोई फॉरेनर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, इवन सिकंदर ने भी एक दिन अटैक किया था। तो ये फॉरेन अटैक चलते रहता, इंडियन बेचारे बर्दाश्त ही कर रहे थे, ऑपरेशंस में थे, दबाव में थे, दड़पन में थे, और उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करेगा, होप रीबॉर्न इनटू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड होप। देखो, जो पीपल स्ट्रगल कर रहे इतने सालों से, कितने सालों से, वो जो जमाने से फॉरेन वाले आ रहे अटैक कर रहे, फॉरेन वाले आ रहे अटैक कर रहे, उस ज़माने से हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक नई उम्मीद देगा, है ना, नई उम्मीद देगा। ये अपने को वैसे के वैसे पैराग्राफ लिखने नहीं है, ये इंट्रोडक्शन से। तीसरे पैराग्राफ में क्या दिया है देखो, आपको रटना नहीं है, ये समझ लेना है सिर्फ क्या क्या दिया है ना, सीखने की थोड़ा तरीका है। आगे अपन वर्ड टू वर्ड देखेंगे, अभी आज वर्ड टू वर्ड देखना पॉसिबल नहीं है, सो जाएंगे आप, नहीं तो मुझे पहले दिन सो जाएंगे, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो, रिपीट करो, लगे तो उसको रिवाइंड करके पढ़ो। तीसरे पैराग्राफ में ये दिया है देखो, द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा कंप्राइजेस ऑफ बोथ द जस्टिफिएबल फंडामेंटल राइट एज वेल एज नॉन जस्टिफिएबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर से वही है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या है वो थोड़ी देर में ही या नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा, पर आप याद रखो कि फंडामेंटल राइट से ही ये कॉन्स्टिट्यूशंस को, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही इस कॉन्स्टिट्यूशंस को वेट आया। नहीं तो आप देखो ना, एक आधी चीज़ कहना अलग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशंस करना बहुत ज़रूरी रहता है।
बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि देने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशंस भी, और फंडामेंटल राइट वही काम करता है। बहुत ही ज़ोरदार चीज़ें जो हर भारतीय नागरिक को पता रहनी चाहिए कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो कहाँ मैं एग्जीक्यूट करूँ, कौन से कोर्ट में जाऊँ, हाई कोर्ट में जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ या किसी कोर्ट में जाऊँ, सब सीखने वाले हैं। पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। The Constitution places the preeminent emphasis value of liberty and justice, treating all citizens equal before the law, safeguarding the right of minority and oppressed. देखो, माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन, अल्पसंख्या जिनकी संख्या कम है, मान लो एक आधे जैन धर्मियों की संख्या कम है, एक आधे जगह मुस्लिम लोगों की संख्या कम है, हो सकता है कि कश्मीर जगह पे हिंदुओं की भी संख्या कम है, वहाँ उस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे हम। इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने सब लोग इक्वल रहेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का लक्ष्य है ना। कॉन्स्टिट्यूशंस के सामने, लॉ के सामने कोई भी आया, रिच व्यक्ति भी आया तो उसे वही जस्टिस रहेगा, किसी कास्ट का व्यक्ति आया, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो भी उसे वही न्याय रहेगा। किसी भी लैंग्वेज का व्यक्ति आया, इंग्लिश हिंदी मराठी और कोई गुजराती तमिल और कोई लैंग्वेज का, संस्कृत लैंग्वेज, तो वो सभी व्यक्तियों को सेम अधिकार रहेगा। लैंग्वेज, मेल फीमेल, देन कहाँ का रेसिडेंट है वो, कितने पैसे, उस हिसाब से न्याय सिस्टम बदलेगी नहीं, लीगल सिस्टम बदलेगी नहीं। इसीलिए उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लोगों को रिपब्लिक देने वाला, डेमोक्रेसी देने वाला, फंडामेंटल राइट देने वाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देने वाला, कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू चलने वाला भारत। द पीपल ऑफ इंडिया derives the existence of political community from the constitution. We the people of India gave ourselves in the process of establish the Republic of India. हम ही हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। क्या रहता है कि हमने हमारे लिए नियम बनाए, ऐसा अगर बोल दिए तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसका पालन करेंगे, हमें अपनापन लगेगा। कोई ज़बरदस्ती आके कहते कि ऐसा करो वैसा करो तो थोड़ा हर्ट होता है, पर हमने ही बोला नहीं नहीं कल से मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, सवेरे जल्दी उठूँगा, हमने सवेरे उठ के पढ़ाई करेंगे, ये खुद ने डिसाइड किया तो उसको ज़्यादा महत्व रहता है, उसको ज़्यादा हम रिस्पेक्टफुली फॉलो करते हैं। और एक आधे ने ज़बरदस्ती बोला है कि नहीं नहीं सवेरे उठना ही पड़ेगा तुम्हारे मर्जी के खिलाफ, तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। वैसे ही है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमको दिया है, किसी ने ज़बरदस्ती थोकी नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बर्डन नहीं डाला है। ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देखो भी, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ऊपर ऊपर से पढ़ो पहले जब तक मेन टॉपिक नहीं आता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान चालू हुआ, लागू हुआ। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, ये सर्वसमावेशक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सारी चीज़ें शामिल है। कहाँ से वर्ड टू वर्ड पढ़ना मैं बराबर आपको बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स डिटेल प्रोविजंस फॉर द राइट्स of citizen and other person in a number of entrenched provisions for the principle to be followed by state in the governance of country labeled as directive principles of state policy। देखो, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आया, अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछेगा वो, ये पूरे लाइन टू लाइन में अपने पूछने वाला है वो। और इसमें क्या क्या डीलिंग किया है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, डिटेल प्रोविजन ऑफ सिटीजन राइट्स, नागरिकों के अधिकार क्या रहेंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, चीफ मिनिस्टर, फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, राज्यपाल यानी गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, पीएम सीएम, ये कैसा रहेगा है ना, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, म्यूनसिपाल्टी, ये सब क्या रहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी वो दिया हुआ है। Legislatives, administration, judicials derives and their power directly or indirectly from the constitutions which in turns its authority from the people। ये सभी चीज़ इसमें डिटेल दिया है ना, आप समझ लो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव है 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 50 मार्क का आने वाला है, तो वो
ये इंट्रोडक्शन डायरेक्टली लिखना नहीं है, ये थोड़ा टाइटल सॉन्ग जैसा है, मैं जितना काम किया उतना बता रहा हूँ आपको। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस सेट द एम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वापस से वही है कि प्रियम्बल क्या बोल रही है कि हम लोगों के लिए लाना चाहते हैं, और इंडिया को डिक्लेयर भी किया उन्होंने। क्या डिक्लेयर किया? सॉवरेन। एक एक गोल्डन वर्ड है, सोने के अक्षरों से लिखने वाले ये शब्द है जो बार बार अपने मन में लाओ, जितनी बार लाओगे उतनी बार अच्छे से समझ में आएगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फिर से देखो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक इंडिया, मुझे इंडिया हमारा सॉवरेन रहेगा, हमने एक प्रियम्बल में देखा। इंडिया हमारा सोशलिस्ट रहेगा, इंडिया हमारा सेक्युलर रहेगा, इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, और इंडिया के नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटे से गांव में रहता है, छोटे से घर में रहता है, और चाहे वो बड़े शहर में बड़े बंगलों में रहता है, चाहे वो आज राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, या चाहे वो एक आधे छोटे से दुकान चलाने वाला क्यों ना हो, या इवन बेगर भी क्यों ना हो, बेगर मतलब भिखारी भी क्यों ना हो, उस सिटीजन को जस्टिस मिलेगा, उस सिटीजन को लिबर्टी मिलेंगी, उस सिटीजन को इक्वालिटी का व्यवहार होगा, फ्रैटर्निटी रहेगी। यानी आज भिखारी भी एक आधे कोर्ट में गया वो तो उसको भी न्याय मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। यही इंडियन सिस्टम्स है, यही इंडियन सिस्टम्स है जो सबसे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स, है ना, लोगों ने ही लोगों को दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों ने ही लोगों को दी है, किसी ने लाके दिया नहीं। मैंने तुमको तभी बोला है कि हमने ही हमको दिया है वो। thereby affirming the republic characters of the policy and sovereignty of the people. The polity assured to the people of India by the constitutions is described in the preamble. Sovereign, socialist, secular and democratic republic. Expression sovereign signifies republic is extremely and externally and internally sovereign. मैंने बोला ना, सॉवरेन शब्द का मतलब क्या है? अंदर से भी हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अननेसेसरी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और बाहर से भी नहीं रहेंगे। इसको बोलते हैं सॉवरेंटी, सार्वभौम बोलते हैं। सॉवरेंटी इन द स्ट्रिक्ट एंड नैरोएस्ट सेंस ऑफ द टर्म्स इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल राउंड, सभी तरीके से स्वाधीन। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी भाषा में बोलो, किसी भी गॉड को फॉलो करो, किसी भी व्यक्ति की पूजा करो, किसी भी व्यक्ति को आप फॉलो करो, विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, है ना। एज डिस्कस अबाउ, लीगल सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। लोगों में क्या दिया है हमने? सॉवरेंटी दिया है, और गवर्नमेंट में भी सॉवरेंटी दिया है। लोगों में जो सॉवरेंटी दिया है वो लीगल लॉ के तौर पे, है ना, लॉ के तौर पे दिया है, और गवर्नमेंट में जो सॉवरेंटी दिया है वो पॉलिटिकल टाइप की दिया है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। डेमोक्रेटिक characters of Indian polity is illustrated by provisions conferring on the adult citizen the right to vote, and by provision for elected representative and responsibility of executives to the legislature. देखो, हर एक नागरिकों को, अडल्ट को, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कमाता नहीं हो, जैसे ही उसकी उम्र 18 हो गई, 18वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो ही इज़ कन्फरिंग, अर्पण किया जाता है, प्रदान किया जाता है, कन्फरिंग द राइट टू वोट, उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए प्रोविजंस बनाई है, और लेजिस्लेचर्स के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया है। लेजिस्लेचर मतलब जो लोकसभा राज्यसभा रहती है, उसके लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। द वर्ड सोशलिस्ट एडेड इन 42 अमेंडमेंट, इसमें बहुत बार चेंजेस हुए। जो 42 नंबर का अमेंडमेंट था उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया।
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है ना। सोशलिस्ट वर्ड बाद में ऐड कर दिया गया, जस्टिस वर्ड था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंटेन इन पार्ट 4, इसका जो चौथा पार्ट है, चरण है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे दिया। बहुत मज़ा आएगा। आज पहला दिन है इसलिए आपको बहुत ओवरडोज हो जाएगा, पर वो लगने मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन सीखना मतलब बहुत मज़ेदार काम है और बहुत गर्व का काम है। बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों का ये चांस मिलना है कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अभी सीखने को मिल रहा। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिज़ाइन फॉर अचीवमेंट्स of the socialist goal envisaged and preamble. The expression democratic republic signifies that our government is of the people, by the people, for the people, है ना। यहाँ पर रुकते हैं, पर समझ लो कि हमारी गवर्नमेंट कैसे रहेंगी, ऑफ द पीपल, लोगों की रहेगी, बाय द पीपल, लोगों द्वारा चलाई जाएगी, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, यानी लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल चलाई हुई गवर्नमेंट रहेगी, है ना। तो पूरा यहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद रखना है, पहले लेक्चर में प्रियम्बल याद रखना है ना। प्रियम्बल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। प्रियम्बल अगर देखेंगे आप तो पूरा समझ में आएगा। प्रियम्बल ही मेन है इसमें, है ना। जो प्रियम्बल है वो अगर पढ़ लिए अपने एक बार तो बहुत मज़ा आएगा। एक बार प्रियम्बल देख लो, फिर अपन बंद कर देंगे लेक्चर, पर इसको सीरियसली लो। पहला लेक्चर नहीं समझा तो दूसरा समझ जाएगा, क्योंकि पहले इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल सॉन्ग ही है अपन ने, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने की वजह से सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रियम्बल एक बार बता देता हूँ। पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ में क्या दिया है कि जो हम लोग भारतीय लोग जो है, हम ही हमको हमारा संविधान कन्फर्ड कर रहे हैं, हमने ही तैयार किया है और हम ही उसको सैंक्शन कर रहे हैं, हम ही उसको एक प्रकार का महत्व देके उसको सैंक्शंस करवा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो एक एक सोने के अक्षरों से लिखने लायक शब्द है कि हम क्या करेंगे, भारत को क्या बनाएंगे, सॉवरेन भारत, सोशलिस्ट, सिक्योर, डेमोक्रेटिक। बस ये वर्ड्स आप ध्यान में रखो, बहुत बार रट ही लो, आप याद ही रखो, है ना। कभी भी ये 4-5 वर्ड्स जो है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, और नागरिकों के लिए क्या है, सिटीजन्स के लिए क्या है, उसमें क्या गिफ्ट है, तो जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रैटर्निटी मिलेगी। आप देखो फॉरेन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, क्या इक्वालिटी रखते थे वो? नहीं। अंग्रेज़ों के लिए अलग कानून, या अंग्रेज ने क्राइम किया तो अलग उसको ट्रीटमेंट देते थे, और एक आधे इंडियन सिटीजन ने किया, मुझे जो प्योर इंडियन है उसको अलग पनिशमेंट रहती थी। रिच लोगों को अलग, पुअर लोगों को अलग, कभी कभी तो कास्ट वाइज भी पनिशमेंट रहती थी। तो ये नहीं रहेगा अभी। इक्वालिटी रहेगी, सबको इक्वल महत्व रहेगा, फ्रैटर्निटी रहेगी, बंधुता रहेगा, यानी भाईचारा बनाया रहेगा, लिबर्टी रहेगी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम रहेगा। काय का फ्रीडम रहेगा? पैसे का भी फ्रीडम रहेगा। आप कितने भी पैसे कमाओ लीगल वेज से, आप कितने भी पैसे खर्चा करो, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं मेरे को दे करके। आपको सोशल लेवल पे भी फ्रीडम मिलेगा, पॉलिटिकल लेवल पे भी फ्रीडम मिलेगा। आपके में कैपेसिटी होंगी तो आप पीएम बनो, आप में कैपेसिटी होंगी तो आप राष्ट्रपति बनो, सीएम बनो, क्या क्या बनना है बनो, कोई रोकेंगे नहीं कि देखो बनना नहीं है करके या बन नहीं सकता करके। तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बच्चों देखो, आज पहला ही लेक्चर था अपना, है ना। मैंने एक ओवरव्यूज़ आपको समझा दिया, ठीक है। और मैं ये नहीं सोचता कि मैंने बता दिया और आपको समझ गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब इतना बताने लायक है। पर मैं अगर 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सप्लेन करूँ एक आधी चीज़, एक आधा चीज़, क्योंकि मैंने एलएलबी में पढ़ा है, ये समझ भी लिया है, और कुछ किताबें भी पढ़ने में आई इसके ऊपर, तब स्टूडेंट्स जब था मैं तब, तो मुझे तो बहुत अच्छा गर्व है ये कॉन्स्टिट्यूशंस पे। लेकिन अपने को एक लिमिट्स आती है। अपने को क्या है, पेपर पैटर्न है 35 क्वेश्चन से, है ना, और एक अपना मटेरियल भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए अपने को इसका ओवरव्यूज़ करना है। पर आप ये जो 2-3 पेज है यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर तक, आज तक जैसे अभी तक जैसे मैंने पढ़ा, स्क्रीन पे दिखाया ना, तो वहाँ तक आप प्रियम्बल को ज़्यादा महत्व दो। मैं बार बार बता रहा हूँ, रोज़ प्रियम्बल का मेंशंस होगा। ओके, तो देखो इस लेक्चर्स को सीरियसली करो। लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट कब परमिशन देंगी, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे, पर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सब लोग ये करो, रेगुलर लेक्चर करो, है ना। मैं यूट्यूब पे इसलिए डाला हूँ उसको
कि आप कंफर्टेबली कभी भी देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, बार बार भी रिपीट कर सकते हो, समझ ले सकते हो। ठीक है, पहले लेक्चर में थोड़ा सा अपना टाइटल सॉन्ग ही रहा, कल से और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना एक बहुत बढ़िया काम है, तो ये अपने को कल से रियलाइज़ हो जाएगा। ओके, तो लेक्चर कैसे लगा वो बताओ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना है तो मुझे फ़ोन करके बताओ या व्हाट्सएप करो। ओके, लेकिन सीरियसली लो इस लेक्चर को। ओके, हैव अ गुड डे। मिलेंगे फिर कल अपन वापस।